हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे ग्रेविटेशंस की एक्सरसाइज। ओके, तो चलते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन शील्ड ए चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बाय पुटिंग इट इनसाइड ए होलो कंडक्टर। ओके, कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक कंडक्टर लेना है, ओके, होलो कंडक्टर, और उसके बीच में क्या है, चार्ज है, ओके, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होगी उनकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट की साइड पे है। ओके, तो कैन यू शील्ड ए बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर बाय पुटिंग इट इनसाइड ए होलो स्फीयर आर बाय सम अदर मीन्स। ओके, तो स्टूडेंट पहले नंबर पे इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, तो अब करते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट। देखो, कहता है कि वो बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक होलो सिलेंडर है। ओके, तो होलो सिलेंडर में वो बोल रहा है कि उस होलो सिलेंडर के बीच में क्या है, चार्ज प्लेस्ड है। लेट अस सपोज दिस। क्लियर? तो कहता है कि अब इन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड को है, इनवर्ट को है। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किस साइड को आ रही है, इनवर्ट को है। ओके, तो अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे कैन यू शील्ड ए बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस। कहता है अब अगर आप इस बॉडी को किसी स्फीयर में, कोई स्फेरिकल बॉडी में रखो जो होलो है। ओके, तो कहता है अगर आपके पास कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट है, कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मास है m। क्लियर? तो क्या उसका जो इफेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ देखो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। स्टूडेंट ये चीज़ तो आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ओके, कि किसी दो बॉडीज़ के बीच में मीडियम कौन सा है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करिए। हाँ, पर लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होंगी, जिससे हम बोल सकते हैं भाई, जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ग्रेविटेशनल जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती है इन बिटवीन था टू पार्टिकल्स के जो चार्ज पार्टिकल थे, उसमें आपका मीडियम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था कि मीडियम होना चाहिए। क्लियर? तो मीडियम के ऊपर ही मतलब ये इम्पैक्ट करती थी। अच्छा, अब तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पर लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्सेज जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, तो इट मीन्स दैट अब यहाँ पे ओवरऑल जो इसका आंसर मिलेगा कि क्या है, कहता है कि कैन यू शील्ड ए बॉडी, तो हम बोलेंगे कि नो। ओके, हम बॉडी को शील्ड नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। ओके, अच्छा अब चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखो, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड ए स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। कहता है कि एक स्पेसशिप है। ओके, तो इस स्पेसशिप के बीच में एक एस्ट्रोनॉट है, वो एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं। क्लियर? और वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली जो स्पेस क्राफ्ट है वो ऑर्बिटिंग कर रहा है, किसका, अर्थ की ऑर्बिटिंग कर रहा है। कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी, अब वो ग्रेविटी को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ओके, अच्छा एक चीज़ है, अब दूसरे नंबर बोल रहा है कि इफ़ द स्पेस स्टेशन, जो उसका जो स्पेस स्टेशन है, अगर आप उसका साइज़ को बड़ा कर दो, अगर आप उस स्पेसशिप का जो साइज़ है वो क्या कर दो, बड़ा कर दो। ओके, तो अब कहता है कि अब वो अगर ऑर्बिटिंग करता है तो क्या वो ग्रेविटी को डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। क्लियर? अच्छा, अब स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे ना हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास ये अर्थ है, ओके, अर्थ की शेप कौन सी है, इप्लॉयड शेप है। ओके, तो इसमें देखो कि यहाँ पे एक सेंटर से एक लाइन ड्रा की और इधर से एक लाइन ड्रा करते हैं हम। ठीक है? अच्छा, अब देखो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है ना, वो इक्वेटर के ऊपर, इस जगह के ऊपर एक जी की वैल्यू कुछ और है। ओके, और ये है अर्थ का पोल्स, और पोल्स के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जो है वो कुछ और होगी। ओके, ये यहाँ तक ये चीज़ देखो, इट मीन्स दैट कि अब ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑफ अर्थ जो है वो वेरी कर रही है। ओके, तो अब अगर ये स्पेसशिप का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, तो जैसे ये ऑर्बिटिंग करेगा किसके, अर्थ के ऑर्बिट में जब ये रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, अर्थ के अराउंड में जब ये ऑर्बिटिंग करेगा तो अगर स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे होगा, क्लियर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कुछ और होगी। तो अगर वो पोल्स के ऊपर आता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगी। इट मीन्स दैट कि जी का जो इम्पैक्ट है वो इसके ऊपर पड़ेगा। ओके, ड्यू टू द रीजन दैट कि जी जो है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ओके, ये यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। ओके, तो अब इसका आंसर क्या है, यस,
द साइज ऑफ, यस, द साइज ऑफ spaceship is large, then gravity will be detect. ओके, मतलब कि वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगा। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ क्लियर है। ओके, अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो, इफ़ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ due to sun to that of due to moon, you would find that the sun's pull the greater than the moon's pull. अच्छा, अब कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रही है, किसके ऊपर लग रही है, सन और अर्थ के बीच में स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे देखो, मान लो अगर यहाँ पे अर्थ है, अर्थ और यहाँ पे है सन। ओके, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, एक तो ये हो गया। अब दूसरे नंबर वो कंपैरिजन बोल रहा है अर्थ का और मून का। ओके, इस चीज़ को देखो, अर्थ और मून का वो बता रहा है। तो अगर हम मानते हैं कि अर्थ और मून के बीच में, तो यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। अब स्टूडेंट बात ये है कि वो बोल रहा है यहाँ पे कि यू कैन चेक दिस yourself by using the data available in the succeeding exercise. Okay, however, कहता है अब जो भी डाटा जहाँ पे जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलो, तो कहता है however the tidal effect of the moon's pull is greater than the tidal effect of sun. Okay, अच्छा, अब स्टूडेंट ये इस चीज़ को वो जोड़ रहा है किसके साथ, टाइडल इफेक्ट के साथ। क्लियर। अच्छा, अब देखो कि जो टाइडल इफेक्ट है स्टूडेंट, इस चीज़ को आप याद रखना कि जो टाइडल इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ओके, अब ये r³ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन का डिस्टेंस, और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस। क्लियर। ओके, अच्छा, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। ओके, पहले एक चीज़ है, अब यहाँ पे जो टाइडल इफेक्ट्स है, जो टाइडल इफेक्ट है वो इन्वर्स लॉ को स्केयर नहीं, जो इन्वर्स लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट ओबे। ओके, तो इट मीन्स दैट अगर ये इसको नहीं फॉलो कर रहा है, क्लियर, तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होगी है कि जो अर्थ और मून के बीच में जो टाइडल इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। टाइडल इफेक्ट जो है वो क्या, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है कि जो मून का इम्पैक्ट है, मून का इम्पैक्ट जो है वो अर्थ के ऊपर, जो टाइडल इफेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द टाइडल इम्पैक्ट बाय द सन ऑन मून। ओके स्टूडेंट, ये यहाँ तक ये क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर दिया कहते चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करेक्ट को टिक लगानी है। ओके, अच्छा, अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ओके, अब कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, किसके बढ़ने से, एल्टीट्यूड बढ़ने से। ओके, अब स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे देखो हमने जो रिलेशन किया था ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट जो है वो किसके बराबर थी, आ रही थी आपके पास g1 - 2h/r के बराबर आ रही थी। ओके, क्लियर। अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर आपकी यहाँ से हाइट इंक्रीज होती है, क्लियर, तो जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब तो इट मीन्स दैट कि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अगर जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी तो इसमें ये एक कंपोनेंट बन जाएगा। तो ये कंपोनेंट जब जी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये लेस में आ जाएगा आपको। क्लियर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज। ओके, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिक्रीज वाले को आपने टिक लगानी है। ओके, यहाँ तक ये क्लियर है। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। क्लियर।
अच्छा, अब उसने बोला है कि अगर अगर आप जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी किसके कंपैरिजन में, जब आप उस ऑब्जेक्ट को डिप्थ में लेके जाओगे। क्लियर। अच्छा, सबसे पहले नंबर स्टूडेंट आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो रिलेशन है वो लिखना पड़ेगा, जी 1 माइनस डी अपान आर। तो ये स्टूडेंट आपने पहले जो मैंने रिलेशन करवाए हुए हैं उसको मैंने बोला था कि आपने अंडरलाइन कर लेने, अच्छी तरह से पढ़ने हैं। और ये आपके पास आ रहा है डिप्थ का आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो इसमें भी स्टूडेंट बिल्कुल सेम आ रहा है कि अगर डी का कोई भी कंपोनेंट आता है तो उसके साथ ये 1 तो माइनस होगा ही। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे भी आपके पास क्लियर हो रही है कि अगर आपकी डिप्थ जो है वो इंक्रीज होती है तो इट मीन्स दैट कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें भी आपने सेकंड पार्ट में क्या करना है, आंसर में डिक्रीज ही करना है। ओके। अच्छा, अब बच्चों देखो थर्ड पार्ट देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ या फिर मास ऑफ बॉडी। ओके, वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे जी, जी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी एम अपान आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो जो जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जी जो है वो डिपेंड कर रही है सीधा मास ऑफ द अर्थ के ऊपर, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर नहीं कर रही है। क्लियर। तो यहाँ से एक चीज़ आपके पास क्लियर हो रही है कि जो डिपेंड कर रहा है वो मास ऑफ अर्थ के ऊपर कर रहा है। तो इट मीन्स दैट जो इंडिपेंड कर रहा है आपका, इंडिपेंडेंट जो है वो किसके ऊपर होगा, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर में आपने लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। तो मास ऑफ द बॉडी को आपने टिक लगाना यहाँ पे, मास ऑफ द बॉडी को यहाँ पे, इस चीज़ को। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखो इसका जो थर्ड वाला फोर्थ डी पार्ट देखो। अब डी पार्ट में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट द फार्मूला माइनस जी एम माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1 जो है ये इज मोर, कहता है ये आंसर में क्या आ रहा है, मोर आ रहा है या लेस आ रहा है। क्लियर, लेस एक्यूरेट आ रहा है देन द फॉर्मूला mg/r2 किसके कंपैरिजन में आ रहा है, ये आपके पास mg/r2 माइनस R1 के कंपेरिजन, मीन कि इन दोनों में से जो मोर एक्यूरेट है वो कौन सा फार्मूला आपके पास। क्लियर, आपने ये चीज़ लिखनी है। ओके, तो अच्छा अब देखो कि सबसे पहले नंबर पर देखो ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला है किसका स्टूडेंट, ये फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, तो अगर आप कभी देखते हो कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर के बराबर, ये आपके पास आ गया एक पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर, तो अगर आप यहाँ पे इसी पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, मान लो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यू है। क्लियर, तो पोटेंशियल एनर्जी को तकरीबन हम किससे लिखते हैं, ज़्यादातर हम लिखते हैं वी के साथ। तो अगर आप इसी को ही वी के साथ कर लो तो वी, अब लेट अस सपोज कि हमारे पास कि अर्थ का जो ऑर्बिट है, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ है, तो इसमें यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ जी। इस पॉइंट के ऊपर बॉडी थी। ओके, तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस था वो कितना था, R1 था। तो फिर आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ तक गई है। क्लियर, तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है आपके पास, R2 आ रहा है। तो पहले हम बारी बारी से निकालते हैं। अब मान लो कि अगर मैं यहाँ से V1 निकालता हूँ तो V1 मेरे पास क्या आ रहा है, V1 लिखो या U1 लिखो स्टूडेंट, एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस जी स्मॉल कैपिटल एम अपान R1। तो अगर आप इसके साथ V2 निकालते हो तो यह आएगा आपके पास जी एम स्मॉल एम अपान R2। क्लियर, तो हमें क्या बोला हुआ है, हमें यहाँ पे स्टूडेंट बोला हुआ है कि आपने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका है, R2 माइनस R1 का। तो इट मीन्स दैट अगर आप कभी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या आएगा आपका V2 माइनस V1। तो देखो V2 वाला कौन सा आपके पास, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। स्टूडेंट यहाँ पे अब ये स्क्रीन में नहीं आ रहा। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान R2। क्लियर, तो यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूले का माइनस लग जाएगा और दूसरे में आपका V1 कितना था, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान R1। ओके, तो ये है। तो अब देखो यहाँ से माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान R2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी एम स्मॉल एम अपान R1। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो टर्म कॉमन है ना उसको पहले निकाल लो। तो माइनस की जी एम स्मॉल एम को आप कॉमन रख लो, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 अपान R2। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो
R1। अच्छा, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपके पास V2 माइनस V1 आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है आपके पास, ये टर्म। ओके, तो माइनस का GM स्मॉल m 1/R2 माइनस 1/R1 जो है वो मोर एक्यूरेट आ रहा है, मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो आपने मोर एक्यूरेट को जो है वो टिक लगानी है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि सपोज दैट देयर एग्जिस्ट ए प्लैनेट, ओके, दैट वेंट अराउंड द सन। अच्छा, अब स्टूडेंट वो बोल रहा है कि हमारे पास एक प्लैनेट है, ओके, जो सन के अराउंड में, जो सन के अराउंड में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ओके, और उसी में क्या उसने साथ में बोला होगा दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्टर एज द अर्थ। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे इसके साथ कंपैरिजन में आपके पास एक और डायग्राम आ रही है कि सन के ही अराउंड में अर्थ जो है वो भी रिवॉल्व कर रही है। ओके ओके, अच्छा, अब उसने बोला कि यहाँ पे अब बोल रहा है कि सपोज दैट देयर एग्जिस्ट ए प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज अर्थ। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो प्लैनेट है वो ज़्यादा फास्ट चल रहा है। क्लियर, किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। तो फिर यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट एक चीज़ क्लियर आ रही है, जो वेलोसिटी होगी प्लैनेट्स की वो ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा? ट्वाइस होगी, ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ आपके पास और क्लियर हो गया कि अगर प्लैनेट जो है वो मूव कर रहा है फास्टर, क्लियर, तो फिर उसका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर, सॉरी, कम हो जाएगा। क्लियर, तो जो चीज़ ज़्यादा फास्ट चलती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ पता चल गई कि जो टाइम पीरियड होगा प्लैनेट का, अगर वेलोसिटी ट्वाइस है तो फिर हाफ हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में ना अभी सिर्फ 2 कंक्लूजन ये निकले। ओके, अच्छा, अब देखो, अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। अब स्टूडेंट देखो कि सन से लेके तो यहाँ तक का जो इसका ऑर्बिटल रेडियस होगा, जहाँ ऑर्बिटल रेडियस, क्लियर, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट जो है, इन दोनों के बीच में आपने रिलेशन निकालना है। क्लियर, कि जो ऑर्बिटल साइज है प्लैनेट का ज़्यादा बड़ा है या अर्थ का ज़्यादा बड़ा है। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपके पास आ रहा है टाइम पीरियड। ओके, तो सीधा केपलर्स के थर्ड लॉ के ऊपर आ जाओ। क्लियर, केपलर्स जो थर्ड लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग्स टू केपलर थर्ड लॉ, जो टाइम पीरियड होता था आपके पास, जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता था। ओके, अब स्टूडेंट इसको आपने 2 बार लिखना है। ओके, ये लिख लो, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, अच्छा, अब एक में हमारे पास प्लैनेट है तो हम प्लैनेट लिखेंगे, एक में हमारे पास अर्थ है तो हम अर्थ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हमने रिलेशन निकालना है किसके बीच में, रिलेशन हमारा आएगा इसमें प्लैनेट और अर्थ के बीच में। तो आप दोनों को डिवाइड कर दो। ओके, तो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, TP अपॉन TE, तो दोनों का होल स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू RP अपॉन RE, इसका क्यूब आ जाएगा। यहाँ तक स्टूडेंट ये चीज़ क्लियर है आपके पास? ओके, अच्छा, अब हमने रिलेशन किसका निकालना है, ऑर्बिटल जो रेडियस है, रेडियस का रिलेशन निकालना। तो अब रेडियस को आप इस साइड लिख लो, रेडियस RP अपॉन RE का होल क्यूब जो है वो TP अपॉन TE का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, हमने ऑलरेडी पहले से टाइम पीरियड जो है अर्थ और प्लैनेट का हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। अब सिंपली आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे जो आप इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, TP का क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे किसी एक की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। अगर आप TP की वैल्यू पुट करते हो तो फिर यहाँ पे आपके पास 1/2 टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है, तो उसको ऐसे ही रहना, किसी एक को चेंज करना आपने स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, स्क्वायर आ रहा है, तो टाइम पीरियड अर्थ का दोनों को कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस समय आपके पास बन रहा है 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो हमें जो रिलेशन चाहिए था, हमें वो रिलेशन चाहिए था RP अपॉन RE का। तो जो क्यूब जो है वो दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 1/2, यहाँ पे जैसे ये क्यूब जो है वो ऊपर है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट? ओके। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो अगर आप यहाँ पे 1/2 की जगह पे 0.5 कर दो तो इसका 2/3 निकालोगे ना, क्लियर? इसका जब आप 0.2 का निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है आपके पास 0.63। मैंने ये पहले कैलकुलेट कर ली हुई है, ओके, कैलकुलेशन में करना आप, ओके। तो ये चीज़ आ रही है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास जो RP आ रहा है वो किसके बराबर आपके पास आ रहा है? 0.63 RE के बराबर आ रहा है। हमने यही रिलेशन फाइंड आउट करना था, ओके। तो अब देखो कि इसका मीनिंग क्या है, ये देखो कहता है जो ऑर्बिटल रेडियस है प्लेनेट का, क्लियर, वो किसके बराबर होगा? 0.63 रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, ओके। तो अगर आप कभी सिंपल एग्जांपल में समझो कि अगर हम कभी मान लेते हैं जी कि अगर हम मानते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जो अर्थ का रेडियस है वो कितना है? 100 किलोमीटर, लेट अस सपोज, एग्जांपल लेते हैं हम, क्लियर। तो अगर आप कभी प्लेनेट का निकालोगे तो फिर 0.63% जब आप इसका करके निकालोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका? 63 किलोमीटर करके बन जाएगा आपका, ओके। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ क्लियर होगी है कि जो ऑर्बिटल, जो क्वेश्चन नंबर था आपका, व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। तो स्टूडेंट ये हमने रिलेशन निकाल दिया है, ओके, कि ऑर्बिटल जो है द रेडियस ऑफ द जो ऑर्बिटल साइज है प्लैनेट्स का वो है वो किसके कंपैरिजन में आ रहा है? आपके पास 0.63 RE के कंपैरिजन में आ रहा है, ओके स्टूडेंट, ओके।